हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा होगा आप लोग ठीक होंगे। देखिए, हम लोगों ने क्लास 10th का 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें पहला चैप्टर वास्तविक संख्या और दूसरा चैप्टर बहुपद। और इस वीडियो में आपको हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं, जो होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आपको बता दे, जो बिहार बोर्ड एग्जाम लेती है तो इस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत अधिक रहती है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आपको कम देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए परिचय के बारे में जानते हैं, क्या होता है क्या नहीं। इसके बारे में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला चैप्टर क्या हम लोग को पहला है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है, उसका अर्थ समझते हैं आखिर होता क्या है। एक बात बताइए कि 2 मतलब समझते हैं कि नहीं। 2 मतलब तो समझते हो कि 2। ठीक है, इसमें उसके बाद है चर। इसके बाद क्या है? चर। यानी हम लोग इसके बारे में बताए थे कि जो चर होता है, आपसे पूछा जाए कि चर क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे जितने भी एबीसीडी आप जानते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब के क्या होते हैं? चर होते हैं। ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं। अगर अचर की बात किया जाए, अचर ये क्या होती है? ये होता है जैसे 1 2 3 4, यानी क्या होता है? ये संख्या होती है। यानी चर के बारे में आपको पहले ही बहुपद में बता चुके हैं, अचर के बारे में बता चुके हैं, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है चर के बारे में। तो आप चर के बारे में समझ चुके कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है, चलिए 2 मतलब समझ गए, चर मतलब समझ गए। अब वाले रैखिक। अब एक बात बताइए कि रैखिक किसे कहते हैं? अच्छा, इसके पिछले जब बहुपद पढ़ा रहे तो उसमें आप देखे होंगे कि उसमें आता था रैखिक बहुपद। कहता था रैखिक बहुपद, यानी उसका मतलब क्या होता था कि जिसका घात 1 होता था उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। एक बात बताइए, 2x + 4 है। एक बात बताइए, क्या ये रैखिक में है कि नहीं है? बताइए, रैखिक है कि नहीं है? तो कहिएगा सर जी रैखिक है, क्योंकि घात इसका 1 है। अगर पूछे 2x² + 5 क्या रैखिक है कि नहीं है? बताइए रैखिक है कि नहीं है? तो कहिएगा सर जी रैखिक नहीं है, क्योंकि घात जो है, घात कितना है? 2। यानी हमको समझ में आ गया कि जो रैखिक होता है, रैखिक बहुपद होता है, उसका घात कितना होता है? उसका घात 1 होना चाहिए। समझ में आ गया? सबसे पहले समझे कि 2 होना चाहिए, चर क्या होना चाहिए? 2 चर होना चाहिए। ठीक है, घात कितना होना चाहिए? मतलब रैखिक मतलब होता है घात 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है समीकरण। देखिए, कुछ बच्चे कंफ्यूजन थोड़ा हो जाते हैं कि सर जी बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है? बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है? चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाते हैं। बहुपद, बहुपद और एक है इधर समीकरण। बहुपद और इधर आपका समीकरण। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुपद और समीकरण। देखिए, आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है 2x² + 4x + 3। इसको इसे लिख दीजिए, 2x + 4 और एक इधर है 3x + 5 = 0। एक और देते हैं 4x² + 3x + 5 और इधर देते हैं 3x² + 2 2x + 5y = 7। एक और देते हैं इधर x² + 2x - 3 = 3 और इधर देते हैं x² - x + 1 = 0। एक बात इसमें समझाते हैं कि देखिए, समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है। कभी भी जब बहुपद देखिएगा ना, तो उसके बराबर में 0 नहीं होता है। क्या याद रखिएगा कि कभी भी बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता है। तो कहिएगा सर जी सब शून्य के निकालते हैं उसमें तो बराबर में 0 देते हैं। जी बच्चा जी, जब आप शून्य को निकालते हैं बहुपद का, तो बराबर में 0 देना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको कोई भी समीकरण हो तो उसमें आपको बराबर में 0 हमेशा देखने को मिलेगा।
अब देखिए, अब कहिएगा सर केवल 0 रहेगा, तो ऐसा बात नहीं है। बराबर के बाद कुछ भी संख्या रहेगा लेकिन बराबर रहेगा, इतना जानिए कि बराबर उसमें रहेगा। अब बराबर के बाद 5 हो, 7 हो, 9 हो, -8 हो, कुछ भी हो, बात को समझे, तो यानी बराबर इसमें रहेगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो यानी बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता है और समीकरण में बराबर का चिन्ह दिया जाता है। अब बराबर के उधर कुछ भी हो, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब बहुपद और समीकरण में अंतर भी जानेंगे कि आखिर बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या जाने कि दो चर, यानी समझते हैं कि दो चर, चर कितना होना चाहिए बताइए, चर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक बात बताइए, आपसे पूछते हैं कि 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 3 बराबर में 0। आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें चरों की संख्या कितनी है, आपसे पूछे बताइए चरों की संख्या कितनी है, तो देखिए इसमें चर कै गो है, तो केवल 100 दिख रहा है, तो इसमें चरों की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। अगर पूछ दे कि 2x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0 है, अगर इसमें पूछ दे कि बताइए चरों की संख्या कितनी है, इसमें चरों की संख्या कितनी है इसमें बताइए, तो इसमें चर कौन है, x है और y है, तो यानी चर इसमें कितना है, 2 है, यानी xy। तो इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है वो इस रूप का होंगे। किस रूप के होंगे, इस रूप के होंगे। अगर हम आपसे पूछ दे क्या 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं है, आप बताइए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ये है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिए, दो चर है कि नहीं, ध्यान दीजिए, दो चर तो xy दो चर है। अब समझिए जब दो चर है उसके तो कहना रैखिक समीकरण, क्या बोला है, रैखिक समीकरण, यानी रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि घात कितना होना चाहिए, घात 1 होना चाहिए, यानी पावर 1 होना चाहिए। जब यहाँ पे देखिएगा x के पावर 2 है, तो यानी कहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। अगर आपसे पूछ दे, लिखा हुआ है 4x प्लस 8y प्लस 3 बराबर 0, क्या रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं है, तो कहिएगा कि है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, यानी इसमें चर 2 है और इसका घात 1 है, यानी रैखिक इसका घात है बात समझ में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि 2a प्लस 4b बराबर 7, ये बताइए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है कि नहीं है, है कि नहीं है, ध्यान दीजिए, है कि नहीं है, तब कहिएगा कि सर जी है। कारण क्या है कि 2a, इसमें चर जो है 2 है, a और b चर है और ये समीकरण रैखिक है। देखिए घात इसका भी 1 है, घात इसका भी 1 है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अगर आपसे पूछ दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो क्या होता है, किस रूप का होता है, ax प्लस क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। अब कहेंगे xy रहेगा तो आप कोई भी संख्या लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको देखने को मिलेगा कि इसी रूप का होता है, जहां क्या होता है कि a b c क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं, क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं, क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। ए बी और सी आप दिख रहे हैं, ए और बी सी, ये हमेशा क्या रहेंगे, वास्तविक संख्या रहेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और जो एक्स वाई है ये हमेशा चर रहेगा, और चर को भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, हमेशा इस बात को आपको याद रखना है। एक बात बताइए कि आपसे पूछ दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितनी हल होते हैं, क्या बोले कि भी जो बोल रहे हैं VBI है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, तो कहिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल अनगिनत होते हैं। हल कितने होते हैं, अनगिनत। याद रहेगा
कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं? हल होते हैं अनगिनत। याद रहेगा ना? चलिए इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बेसिक हम लोग जानेंगे, लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि x बराबर 3 y बराबर 5 तो 3x माइनस 2y का मान ज्ञात करें। क्या बोला कि x बराबर 3 दिया है और y बराबर 5 तो 3x माइनस 2y का मान ज्ञात करना है, यानी 3x माइनस 2y का मान ज्ञात करना है, यानी 3 गुना x की जगह पर कितना रखेंगे? x की जगह पर रखेंगे 3 और कितना कर रहा है कि 2, यानी 2 गुना y की जगह पर कितना रखेंगे? y की जगह पर रखेंगे 5, यानी कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9 और 5 9 हो जाएगा 10, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा? घटेगा तो यानी -1 हो जाएगा। बोलिए तो समझ में आया? एक और क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। एक और क्वेश्चन है 3x बराबर, एक और क्वेश्चन है x बराबर 2 y बराबर 3 तो 4x माइनस 3y का मान बताइए। तो 3y का मान बताइए, इसका मान बताइए तेजी में। क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा कि 4x माइनस 3y का जब मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 गुना x का जगह पर है 2 माइनस 3 गुना और 3 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 माइनस 3 तिहाई 9 हो जाएगा और घटेगा तो कितना आ जाएगा? घटेगा तो आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन है कि x बराबर -1 y बराबर 6 तो x माइनस 5y बराबर 1, यानी x माइनस 5y का मान आपसे पूछ रहा है, यानी आपको x का मान दे दिया है और y का मान भी दे दिया है। बताइए तेजी में कितना आएगा? देखिए बनाते हैं। क्या दिया है? x माइनस 5y का मान निकालना है, यानी x की जगह पर -1 फिर -5 गुना 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? -1 माइनस 6 पर कितना हो जाएगा? 6 पर हो जाएगा 30, यानी जुटेगा तो कितना आ जाएगा? -31 आ जाएगा। बोले समझ में आया कि नहीं है? अगर मैथ बेसिक से पढ़ना है तो आपको बोर्ड्स गुरु को जरूर सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए और हर एक वीडियो को देखिएगा। हर एक लेक्चर जब डाला जाता है तो हर एक लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपका मैथ जो होगा बेसिक से स्ट्रांग होगा। अगर मैथ में आप बिल्कुल कमजोर है तो जरूर बोर्ड्स गुरु को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बोर्ड्स गुरु पर इतने अच्छे कंटेंट मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे एक क्वेश्चन और आपके लिए, एक और क्वेश्चन आपके लिए। x बराबर -7 y बराबर -3 तो -x प्लस 6y बराबर 1, यानी हम लोग को इसका मान बताना है। बताइए तो भारी है कि हल्का? ध्यान दीजिए, यानी किसका मान बताना है? -x प्लस 6y का मान बताना है, यानी कितना हो जाएगा? -7, कितना हो जाएगा? माइनस का चिन्ह दीजिए और यहाँ पे क्या रखना है? इसके जगह पर -7 रखना है, यानी क्या हो जाएगा? -7 प्लस 6 गुना y की जगह पर देखिए कितना रखना है? y की जगह पर -3, यानी कितना हो जाएगा? माइनस प्लस यानी 7 हो जाएगा और प्लस माइनस 6 कितना हो जाएगा? 18 और घटेगा तो कितना आएगा? -9 आ जाएगा। बोलिए तो कंसेप्ट क्लियर? ये वाला कंसेप्ट क्लियर है आपका? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? देखिए एक और टाइप है, कह रहे हैं कि 3x प्लस 4y बराबर 18, x बराबर 2 तो y के मान पूछ दिया, यानी क्या किया कि 3x प्लस 4y बराबर में 18 दे दिया। अब हमको x का मान पुट करना है, यानी 3 गुना x का मान कितना है? 2 प्लस 4y बराबर 18, यानी कितना हो जाएगा? 3 गुना 6 प्लस 4y बराबर 18, यानी कर दे कि 4y बराबर 18 माइनस 6 प्लस दोनों जगह -6, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 18 में 6 कितना हो जाएगा? बताइए। 18 में 6 कटेगा यानी 12 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 4, यानी 4 तिहाई 12, यानी y के मान कितना आया? y के मान आपका 3 आया। आपका अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक मजबूत नहीं होगा तो फिर जब क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो फिर वहां पे इसी तरह को आपको देखने को मिलेगा, वहां भी आपको पुट करना पड़ेगा x के मान y के मान, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है 4x माइनस 2y बराबर 7 और x का मान दे दिया है, x का मान देते हैं, x के मान 3 तो y बराबर 1,
मतलब y का मान पूछ दिया, बोले तो y का मान कितना आएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए पहले क्या करेंगे, 4x माइनस 2y बराबर 7 है, ठीक है। अब x का जगह पे कितना रखना है, x का जगह पर 3, यानी 4 गुना x का जगह पे कितना रखना है 3 माइनस 2y और बराबर में 7। अब क्या करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2y बराबर में 7। अब माइनस 2y तो इस तरह आ जाएगा बराबर 7, और ये प्लस में 12 है, उधर कितना हो जाएगा माइनस में 12, 12 हो जाएगा माइनस में 12। अब बताइए कि माइनस 2y बराबर एक घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 5 होगा। अभी माइनस माइनस खत्म दो तरफ है, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 5/2। बोलिए तो कंसेप्ट क्लियर है अभी। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है कि 6x प्लस 2y बराबर में -6 और x बराबर, हमको इसमें y दे देते हैं आपको, y बराबर -3, तो x बराबर हुआ, मतलब हमको x मालूम नहीं है, हमको x निकालना है, y के मान दे दिया। देखिए क्या करेंगे, 6x प्लस 2 गुना y के मान कितना दिया है -3, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा -6। अब देखिए 6x का 6x हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 दूना 6 बराबर में क्या हो जाएगा -6। अब देखिए 6x बराबर -6 और -6 इधर है, तो जब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, ये हो जाएगा, यानी क्या आ गया x बराबर 0/6, यानी x बराबर 0। बोलिए कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक लास्ट क्वेश्चन है कि 5x माइनस 2y बराबर में है -5, और इसमें x का मान नहीं मालूम है और y का मान दे दिया, -5, ठीक है, यानी x का मान हमको मालूम नहीं है और y का मान -5 हमको दे दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कितना हो जाएगा 5x माइनस 2y बराबर में -5। अब क्या करेंगे 5 गुना, अब देखिए x की जगह पर कितना रखना है, x तो है नहीं, तो इसको इसी तरह रखने दीजिए, ठीक है, -2 गुना। अब देखिए तो y की जगह पर कितना रखना है, y की जगह पर रखना है -5, यानी बराबर में -5 दिया हुआ है, यानी 5x और गुना होता कितना हो जाएगा प्लस में 5 दूना 10, यानी बराबर में -5। अब देखिए 5x बराबर -5 प्लस में है तो हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा, यानी 5x बराबर जुटेगा कितना हो जाएगा -5 और -10 यानी -15, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -15/5, यानी 5×3 = 15, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -3। बोलिए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला टाइप, स्थिति से समीकरण बनाना है आपको। देखिए स्थिति दे देंगे, आप उससे समीकरण बनाइएगा, ठीक है। देखिए पहले दे दिया है कि दो संख्याओं का योग 30 है, कितना दे दिया कि दो संख्याओं का योग कितना है 30 है। अब ध्यान दीजिए दो संख्याओं का योग 30 है, तो यानी क्या करेंगे पहले मानते हैं, पहले क्या करते हैं मानते हैं, यानी क्या करेंगे पहले लिखेंगे माना कि दो संख्या नो, यानी पहली संख्या बराबर x, ठीक है। अब देखिए दूसरी संख्या बराबर y। अब क्या करेंगे, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से ध्यान देंगे, प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 30 है, मतलब दो संख्याओं का योग 30 है, यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, दो संख्याओं का योग 30 है, यानी x प्लस y बराबर में 30। यही एक समीकरण बन गया। बोलिए समीकरण बनाने भी सर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अगर आपको देंगे तो। देखिए एक देते हैं क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 80 है, दो संख्याओं का योग कितना 80 है, बनेगा नहीं बनेगा। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, और क्या करेंगे दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा y। और प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से क्या हो जाएगा, कह दो संख्याओं का योग, दो संख्या हमारे पास कौन है, x और y। योग मतलब क्या होता है, जोड़, यानी x प्लस वाई बराबर में कितना करा है 80, समीकरण 1। बोलिए था, क्लियर, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 40 है। दो संख्याओं का अंतर 40 है। अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, दो संख्याओं का अंतर 40 है, यानी क्या करेंगे, पहले तो हम लोग का काम है, पहला काम है कि मानना, पहला काम क्या है कि मानना, क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x मान लिए। अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे, क्या करेंगे, दूसरी संख्या कितना है y, दूसरी संख्या कितनी है y। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्रश्न से, अब क्या लिखेंगे, प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से हो जाएगा कि प्रश्न से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, प्रश्न से हो जाएगा यानी दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब देखिए सबसे पहले अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब होता है घटाव, यानी कि x माइनस, दो संख्या ही ना है, इसका अंतर जो हो गया कितना हो गया, आपका हो गया 40 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर अगर पूछ रहा है तो एक काम कीजिएगा, बताते हैं क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि इसको क्या कीजिएगा, बड़ी संख्या मान लीजिएगा, इसको बड़ी संख्या और इसको छोटी संख्या, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तब ना, और मानिए कि पहली संख्या माने तो कुछ में से कुछ घटा सकते हैं, तो बढ़िया है बड़ी संख्या छोटी संख्या मान के बनाए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन एक और है कि दो संख्याओं का अंतर 50 है। अब इस तरह पूछे तो आप डायरेक्ट बना दीजिएगा, नहीं बिना माने हुए सोचिए दिमाग में, अगर बना दीजिएगा नहीं बता दीजिएगा, उसे बताएं। यानी क्या कीजिएगा, दो संख्याओं का अंतर यानी बड़ी संख्या 100, छोटी संख्या y यानी अंतर 50। बोलिए था, क्लियर है, बोलिए। अब समय लगेगा आपको बनाने में, इसीलिए कहा जाए कि सबसे जरूरी है कि बेसिक को पढ़ना, बेसिक को समझना। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन है, आगे एक और टाइप क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो सेब का मूल्य 40 रुपया और पांच केले का मूल्य 70 रुपया है 70 रुपया है। इस स्थिति से हमको एक समीकरण बनाना है, हमको क्या बनाना है, एक समीकरण बनाना है। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या कीजिएगा कि मान लीजिएगा, पहले आपको क्या करना है, मान लेना है। क्या कीजिएगा, मानिएगा माना कि यहां पे लीजिए 2 केजी से यहां पे कर दीजिए 5 केजी, यहां पे कर दीजिए 5 केजी। ठीक है, 5 केजी केले। अब ऐसा जो दर्जन में केला मिलता है, अब केजी में लिख रहे हैं, तो केजी में ना खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य x, और इसी तरह मान लेंगे 1 केजी केले का मूल्य, 1 केजी केले का मूल्य y, 1 केजी केले का मूल्य कितना है, y है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 केजी सेब का मूल्य कितना है, 40 रुपया है, और 5 केजी केले का मूल्य 70 रुपया है। वीडियो रुका था थोड़ा। देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन टाइप अलग है, यानी कह रहा है कि 2 केजी सेब और 2 केजी सेब और
और 3 केजी संतरा का मूल्य मान लीजिए कितना है, 70 है, मूल्य 70 रुपया है। इस स्थिति को हमको एक समीकरण के रूप में बताना है। इस स्थिति को हमको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग का पहला काम क्या है, मानना। पहला काम क्या है कि मानना, यानी क्या करेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य कितना मानिएगा, 1 मानिएगा। और 1 केजी संतरा 1 केजी संतरा का मूल्य कितना मानिएगा, y मानिएगा। 1 केजी सेब का मूल्य x और 1 केजी संतरा का मूल्य कितना मानना है आपको, y मानना है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब क्या कीजिएगा, प्रश्न से क्या कह रहा है, कि 2 केजी सेब, 1 केजी सेब का दाम है 100 रुपया, तो 2 केजी सेब का दाम कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और पूछा जाए कि 3 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 केजी सेब का मूल्य, यानी 3 केजी कितना है, 3 केजी संतरा है, यानी 1 केजी संतरा का मूल्य y रुपया है, तो 3 केजी संतरा का मूल्य हो जाएगा 3y हो जाएगा। और बराबर में कितने के बराबर है, 70 रुपए के बराबर है। यानी हम इस स्थिति से एक समीकरण को हमने प्राप्त कर लिया। बोलिए आया कि नहीं समझ में, आया समझ में। एक क्वेश्चन और आपके लिए इसी टाइप का क्वेश्चन है 4 कलम और 6 किताब का मूल्य 110 रुपया है, 110 रुपया है। इस स्थिति को कितना, इस स्थिति को एक आपको समीकरण के रूप में बनाना है। इस स्थिति को क्या रूप में, एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। यानी सबसे पहले काम है कि मानना। माने क्या, 4 कलम है तो मान लेंगे माना कि 1 कलम का मूल्य, बताइए क्या मानेंगे, माना कि 1 कलम का मूल्य 1 रुपया है। क्या है बाबू, 1 रुपया है। इसी तरह मान लेंगे कि 1 किताब का मूल्य कितना रुपया है, मान लीजिए कि y रुपया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या करेंगे बाबू, प्रश्न से क्या करेंगे, 4 कलम और 6 किताब है, 1 कलम के दाम 1 रुपया। अब बता दीजिए 4 कलम के दाम कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और 6 किताब का मूल्य है आपका, 6 किताब का, यानी 1 किताब का मूल्य y रुपया, 6 किताब का 6y, यानी बराबर कितना हो जाएगा, 110। ये हो गया समीकरण 1, यानी समीकरण हम लोग बना चुके हैं। बोले समझ में आया कि नहीं आया, इस टाइप के क्वेश्चन को आ गया होगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, कि 2 चर वाले युगपत रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां। अब एक बात बताइए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उनके हल करने की विधियां कितनी होती है, तब मिलनी कितनी होती है, 5 होती है। अधिकतर लोग 4 बताता है, अब हम आपको 5 विधि से बता देंगे। ठीक है, अब इसमें कौन मेन है आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहला है विलोपन, ये तो आपको पढ़ना ही है, हर जगह आएगा, हर जगह पढ़ना है। ठीक है, विलोपन। दूसरा है प्रतिस्थापन, दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन, ये भी एग्जाम में पूछता क्या है कि 2 आपको समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तीसरा है तुलनात्मक। देखिए तुलनात्मक क्या होता है कि तुलनात्मक कभी कभी, मतलब तुलनात्मक मानिए कि मेनली इसको पढ़ना ही नहीं है, तुलनात्मक के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे तुलनात्मक विधि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है व्रज गुणन विधि, ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देता है, कहता है कि इस क्वेश्चन को व्रज गुणन विधि से आप इसको हल करें। और मेन जो है 5 नंबर आपको ला कर देगा, वो है ग्राफीय और आलेखीय विधि। यानी ग्राफीय विधि, हर साल का नियम है कि ग्राफ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इस पर हमेशा फोकस करना चाहिए। 5 नंबर आपको ला कर देगा, कौन, ग्राफीय या आलेखीय विधि। याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक विधि के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।